सीन सेट होता है सिस्टम और जियो की बातचीत से, जहाँ सिस्टम जियो को डार्कनेस के कोर को डिवाल करने के लिए बोल रही थी, उसको अपने में समाने को बोल रही थी। फिलहाल ही जियो ने डार्कनेस को हराया था, जो सिर्फ उसके लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका था। डार्कनेस एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था, ये खुद जियो भी मानता था। इसीलिए सिस्टम जियो को समझा रही थी कि जियो जब डार्कनेस के कोर को अब्जॉर्ब करेगा तब डार्कनेस के हर एक स्किल को वो इनहेरिट करेगा। अब जियो के आसपास जो भी मरेगा जियो का वो इवोल्यूशन पॉइंट्स बन जाएगा। जियो अब मैं डिसअपियर हो जाऊंगी, अब डार्कनेस का सिस्टम तुम्हारा सिस्टम बनेगा बोल के सिस्टम जैसे ही जियो को समझाती है जियो उदास हो जाता है। जियो अपने सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जब से वो इस दुनिया में आया था वो सिस्टम ही थी जो हमेशा उसे गाइड कर रही थी, सुख दुख में भी थोड़ा बहुत उसको साथ दी थी। एक तरीके से बोला जाए तो जियो भी सिस्टम से अब जुड़ने लगा था, पर वो सिस्टम को मना करके रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सिस्टम और डार्कनेस की कहानी जो सुन चुका था। मुझे माफ करना जियो, पर हमारा सफर बस इतना तक ही था। पर चिंता मत करो, तुम्हारा सिस्टम जरूर बदल रहा है, पर उस सिस्टम के ऑपरेटिंग टेक्निक्स सेम ही रहेंगे। तुम्हें डार्कनेस की तरह हर एक बार कोई स्किल परचेस नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा स्किल हमेशा तुम्हारा ही रहेगा बोल के जैसे सिस्टम जियो को एक्सप्लेन करती है, जियो उसे सवाल करने लगता है, तो तुम डिसअपियर हो जाओगी, मतलब तुम क्या एक प्रोग्राम की तरह डिलीट हो जाओगी या ऐसे ही गायब हो जाओगी बोल के जैसे ही जियो सवाल पूछता है सिस्टम उसका जवाब देती है, हर एक जीव का एक लाइफ स्पैन होता है, उम्र होता है, उसी तरह मेरा भी लाइफ स्पैन था। मुझे तो नहीं पता है कि इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी, पर हमारा भी एक हेवन जरूर होगा, क्या पता मैं वहाँ अपने लिटिल ब्लैकी से मिल लूं। चिंता मत करो जियो, तुम्हारे आगे का सफर बहुत खुशनुमा होगा। अगर हो सकता तो मैं जरूर रुकती, पर ये इम्पॉसिबल है। दोनों सिस्टम अब मर्ज होने वाला है और उसी के साथ तुम्हारा सिस्टम अपग्रेड भी होने वाला है। अब तक मैं तुम्हारे साथ थी, उन लम्हों को मैं जरूर याद रखूंगी बोल के सिस्टम अपने असली रूप में आ जाती है और धीरे धीरे अलविदा बोल के वो जियो के सामने से डिसअपियर होने लगती है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं और अपनी अपनी न्यू चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सिस्टम रूपी सुइजिन अब डार्कनेस के पास पहुंच चुकी थी और उससे मिलके वो बहुत खुश हो गई थी, उसे गले से लगा ली थी। सुइजिन तुम बहुत लेट हो गई, मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा हूँ। मुझे तो लगने लगा था कि तुम रास्ता भटक गई हो और मुझसे कभी मिलने नहीं वाली हो बोल के डार्कनेस फूट फूट के रोने लगता है, पर सुइजिन उसे दिलासा देती है और हम अब से कभी अलग नहीं होंगे बोल के डार्कनेस को वो समझाने लगती है। दूसरी तरफ जियो बैटलफील्ड में अब भी अकेला था, पर सिचुएशन अब धीरे धीरे इम्प्रूव होने वाला था। मून अपने ऑर्बिट में फिर से जाने लगा था, जो टाइडल वेव्स और सुनामी आ रहे थे वो धीरे धीरे शांत होने लगा था। सिचुएशन को समझ के जियो सबसे पहला काम अपने बीस्ट को अनलिश करने का करता है, उनको कैद से आजाद करने का करता है। देखते ही देखते कई सारे सुनहरे बबल्स बनने लगते हैं और उनमें से सिर्फ मिस्टी माउंटेन के बीस्ट ही नहीं बल्कि कई सारे बीस्ट अपना फ्रीडम पाते हैं। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के सारे बीस्ट भी आजाद हुए थे और उनके साथ आयरन ईटर पांडा भी आजाद हुआ था। ओए मेरे भाई को तुमने क्या किया है, तुम्हें मार मार के मैं तुम्हारा कचुम्बर निकाल दूंगा बोल के आयरन ईटर पांडा मिस्टी माउंटेन के पांडा के ऊपर झपटता है। आयरन ईटर पांडा समझ रहा था कि मिस्टी माउंटेन के पांडा को डार्कनेस पोजेस किया है, इसीलिए तो उसके ऊपर चढ़ के वो उसे सजा दे रहा था, उसे मार रहा था। पर बेचारा मिस्टी माउंटेन का पांडा कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से एक हाथी जैसा उसका भाई उसके ऊपर ही चढ़ गया था और उसके ऊपर तमाशा कर रहा था। डार्कनेस के हारने की खबर अब चारों तरफ फैलने लगी थी। अब हर कोई डिमोनिक ट्री की पावर से वाकिफ होने लगे थे, उससे डरने लगे थे, रेस्पेक्ट देने लगे थे। क्योंकि सब लोग आजाद हो चुके थे तो सब लोग अपने मास्टर जियो के पास इकट्ठे हो जाते हैं और अपने मास्टर को रिसेंट विक्ट्री के लिए कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। वहीं कुछ ऐसे सी बीस्ट भी थे जो डार्कनेस के हार को विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक क्रैब किंग था जो ट्राइबल किंग से लड़ रहा था। हमारे मास्टर कभी हार नहीं सकते बोल के जैसे ही क्रैब किंग चीखने चिल्लाने लगता है, ट्राइबल किंग उसके एक्सोस्केलेटन को ही तोड़ के रख देता है। उसमें ट्राइबल किंग का साथ मैग्नेटो देता है और हर सी बीस्ट पे मिसाइल का वार करने लगता है। इंसानों का साथ वहाँ 7 हेडेड स्नेक मतलब हाइड्रा, ऑर्का की पूरी ट्राइब और दूसरे सी ट्राइब दे रहे थे। इसीलिए डार्कनेस की सी ट्राइब्स अब रिट्रीट करने लगते हैं। वो अब जान चुके थे कि वो अब जीत नहीं सकते, इसीलिए वो धीरे धीरे समंदर के गहराई में लौटने लगते हैं। लड़ाई अब खत्म हो चुका था, पर जो नजारा पीछे छूट गया था वो बहुत भयानक था। समंदर का पानी पूरा लाल हो गया था, मानो वहाँ कोई रंग बिखेर दिया था। वहीं ऑर्का के ज्यादातर सी ट्राइब्स खत्म हो चुके थे, बस गिने चुने ही रह गए थे। पर कोई चिंता नहीं, जल्द ही ऑर्का फिर से अपने आप को रिपॉपुलेट करेंगे, समंदर के पानी में वो फैलने लगेंगे। क्योंकि डार्कनेस अब खत्म हो चुका था,
तो धीरे धीरे इंसान अपने नेशन लौटने लगते हैं। इंसानों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन अब खत्म हो चुकी थी और सबसे बड़ा आघात ऑस्ट्रेलिया ने फेस की थी, क्योंकि बस ऑस्ट्रेलिया में ही 5 मिलियन लोग मारे गए थे। 14 नेशंस में से बस 7 ही रह गए थे। पर इंसान फिर से अपने आप को रिपॉपुलेट करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और हो सके तो वो ज़ू पे पलटवार करेंगे। बस इंसान ही नहीं, कई सारे बीस्ट फैक्शन भी अपने अपने घर अब लौटने लगे थे। थोड़ी देर के लिए तो वो पक्का सब सोने वाले थे। दूसरी तरफ ज़ू अब भी ऑस्ट्रेलिया में था और अब तो उसका सिस्टम सक्सेसफुली एक्सचेंज हो गया था। देखते ही देखते ऐसे ही 5 दिन गुजर जाता है और जहाँ ज़ू था वहाँ एक हरा भरा जंगल बन जाता है। उसी बीच साओलिंग ज़ू के पास आती है और घर जाने के टॉपिक में वो ज़ू से बातचीत करने लगती है। मास्टर, अब डार्कनेस तो हार चुका है, हम घर कब जाएंगे? मैं तो मिस्टी माउंटेन को मिस भी करने लगी हूँ। साओलिंग की ऐसी बातें सुन ज़ू साओलिंग को एक सुझाव देता है, उसे एक एडवाइस देता है। साओलिंग, हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं, इस लैंड के लिए हम कितना कुछ कुर्बान किए हैं। अब तो इस लैंड के सारे बीस्ट को हम सबड्यू करेंगे। यहाँ के मिनरल्स को, यहाँ के रिसोर्सेस को हम थोड़ा बहुत तो जरूर चखेंगे। क्या पता हमें कोयले में खजाना मिल जाए। ज़ू की बातों को साओलिंग समझ जाती है। मैं समझ गई मास्टर, डार्कनेस के बाद हमें बहुत कुछ करना है। मैं जा रही हूँ इंसानों से निपटने, उनसे डील करने, मिस्टी माउंटेन की आर्मी को बढ़ाने। साओलिंग जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, ज़ू उसे 2 बोतल लाइफ ऑफ एसेंस दे देता है। अब बहुत काम बाकी था। ट्री गॉड बनने का सफर इतना इजी नहीं होने वाला था। क्योंकि साओलिंग से बातचीत कर रहा था, उसे उसकी नेक्स्ट कमांड दे रहा था। तभी ज़ू के पास सेलेस्टियल बीस्ट आ जाते हैं। ये सेलेस्टियल बीस्ट वही बीस्ट थे जिनको सुइजन बढ़ा की थी और डार्कनेस को सील करने का जिम्मा दे दी थी। वो तीनों बीस्ट आके साओलिंग और ज़ू को ग्रीट करते हैं और अपने वहाँ आने का मकसद क्लियर करते हैं। वो तीनों वहाँ डिवाइन ट्री को फेयरवेल देने आए थे, क्योंकि वो सेलेस्टियल माउंटेन फिर से लौट जो रहे थे। ओए, तुम लोग जा रहे हो, वो भी इतनी जल्दी? पता है तुम यहाँ कुछ दिन और रुक सकते हो, बोल के ज़ू सेलेस्टियल बीस्ट को देख के ही पूछने लगता है। उनको मिस्टी माउंटेन में रहने के लिए सुझाव देने लगता है और सवाल सुन के सी हॉर्स ज़ू को जवाब देता है, हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने इस बैटल में हमारा साथ दिया। सालों से चलती लड़ाई का तुमने एंड किया। तुम्हारी वजह से आगे आने वाली पीढ़ी को डार्कनेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके अत्याचारों को झेलना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी वजह से ही हमारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तुम्हारे ऑफर के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, पर हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें सेलेस्टियल माउंटेन फिर से लौटना होगा। डार्कनेस चाहे चला गया हो, पर उसके बाद और भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। उसके लिए तुम्हें ही नहीं बल्कि हमें भी सज्ज रहना होगा, एक दूसरे की इसी तरह मदद करना होगा। हम तुम्हारे एहसानों तले दबे हैं, जब भी मौका मिले हमें जरूर याद करना, बोल के सेलेस्टियल बीस्ट अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। ज़ू को फेयरवेल देने लगते हैं। ज़ू सोचा था कि सेलेस्टियल बीस्ट उसके पास ही रहेंगे और मिस्टी माउंटेन की आर्मी को बढ़ाएंगे। अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर कुछ भी हो ज़ू को अलायंस तो मिल गया। वैसे व्हाइट जेल एलिफेंट उड़ पा रहा था और ये देख ज़ू जेलस हो रहा था। ज़ू का भी टाइम आएगा जब वो भी उड़ पाएगा, पर वो बहुत आगे की बात है। उतना इवॉल्व अभी तक ज़ू हुआ नहीं था। सेंसिट होता है हुआशा किंगडम में, जहाँ हुआशा किंगडम के प्रेसिडेंट और उनके ऑफिसर्स एक मीटिंग में बैठे थे। टॉपिक वही डीमनिक ट्री था। हम लोग जीत गए, वो भी डीमनिक ट्री की बदौलत। डीमनिक ट्री ने आखिरकार डार्कनेस को हरा ही दिया, पर अब उसे कौन हराएगा? डीमनिक ट्री तो अब एक पावर हाउस बन गया है। अब हमारे जानने में ऐसा कोई क्रिएचर नहीं है जो उसे हरा पाए। अच्छा है कि वो हमारे अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ है, पर कभी खड़ा हो जरूर सकता है। उसे हराने के लिए हमें एक प्लान चाहिए, बोल के जहाँ हुआशा किंगडम में बातचीत चल रहा था, वहीं फ्रीडम फेडरेशन में भी वही हाल था। पर वहाँ एक्स्ट्रा लोगों को बस रेस्क्यू करने का टॉपिक था। ऑस्ट्रेलिया से लोगों को रेस्क्यू करने का प्रोजेक्ट अब शुरू हो चुका है। यूनाइटेड नेशन ने तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी बना दिया है, बोल के जहाँ फ्रीडम फेडरेशन के ऑफिसर अपने हेड को रिपोर्ट दे रही थी, वही रिपोर्ट देख हेड शॉक में चला गया था। रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के बीस्ट के पावर लेवल को दर्शाया गया था, मिस्टी माउंटेन के पावर लेवल को दर्शाया गया था। सारे बीस्ट आगे चल के ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकते हैं, ये हेड रिपोर्ट पढ़ के समझ गया था। इसलिए वो बटालियन को ऑस्ट्रेलिया में फिर से भेजना चाहता था, और उसका सेक्रेटरी इसमें P5 को जोड़ती है। वो बोलती है कि P5 इसके लिए नहीं मानेंगे और इससे अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। पर हेड सेक्रेटरी की बातों को नजरअंदाज करता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि P5 क्या सोचता है और क्या नहीं। इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद हर कंट्री अपने बारे में ही सोचेगा, पर हम दुनिया के बारे में सोचेंगे। हम पूरी दुनिया को अपने साथ आगे बढ़ाएंगे, उसे टाइम टाइम पे प्रोटेक्ट करेंगे। जाओ कॉम्बैट डिवीजन को और आर्मर्ड कैवलरी को इस मिशन पे लगा दो, जो होगा देखा जाएगा, बोल के फ्रीडम फेडरेशन का हेड अपना कमांड जारी कर देता है और इंसानों का नेक्स्ट मिशन अब शुरू हो जाता है। यहाँ P5 कुछ सुपर ह्यूमंस के डिवीजन का नाम है, जिनके बारे में डिटेल में हमें आगे पता चलेगा।
देखो तो इंसान अब भी जीव को अपना दुश्मन ही मान रहे हैं और उसे एलिमिनेट करने के लिए नए नए प्लान बना रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है डायमेंशन ऑफ लाइफ में, जहाँ जीव मरमेड क्वीन से मिलने के लिए गया था। डायमेंशन ऑफ लाइफ में चारों तरफ मोतियां बिछी हुई थी। वैसे किस किस को पता है कि ये मोतियां किस चीज से बनी हैं? कमेंट में जरूर बताना। डायमेंशन ऑफ लाइफ में जीव और मरमेड क्वीन की बातचीत शुरू हो जाती है, जहाँ मरमेड क्वीन जीव से माफी मांगती है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम जीत जाओगे जीव। पता है, हमारा मास्टर कोई गलत चीज नहीं कर रहा था, वो बस जीना चाहता था और जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया है उनसे बदला लेना चाहता था। अब तुम हमारे मास्टर के साथ फ्यूज हो चुके हो, उन्हीं की तरह तुम एनर्जी निकाल रहे हो, ऑरा निकाल रहे हो, इसीलिए अब तुम मेरे मास्टर बन गए हो। जीयू, मैं तुम्हारे सामने सबमिट करती हूँ और तुम्हें मैं अपना न्यू मास्टर मानती हूँ, बोल के मरमेड क्वीन जीयू के सामने अपने घुटने टेकती है और जीयू से अपना अलायंस जोड़ लेती है। तभी बाहर से जीयू को कोई पुकारता है। बाहर नाइनटेल फॉक्स कई सारे बीस्ट के साथ जीयू के पास आई थी। उनमें से 3 बीस्ट जीयू को काफी पसंद आते हैं। उनमें से एक था बेहेमथ, दूसरा क्रिम्सन लोटस प्लेटिपस और तीसरा था ग्रीन कैप्रिकॉन। इन बीस्ट को जीयू अच्छा खासा ग्रो करना चाहता था। आगे चल के उनको अपनी आर्मी में वो ज्वाइन कराना चाहता था, उनको अपना इलीट बनाना चाहता था। हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया के कई सारे बीस्ट मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि वो डीमनिक ट्री की पावर से अब वाकिफ जो हो गए थे। इन सारे बीस्ट को पाके भी जीयू उस कैंगरू बीस्ट को और उस कैप्ट कैट को मिस कर रहा था। जीयू का बड़ा कमाल का नजर था। बैटल में भी वो कौन सा बीस्ट कहाँ था ये सब याद रखा था, और तो और उन सबको पहचानता भी था। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के किसी बंजार कोने में, जहाँ कैंगरू बीस्ट कैप्ट कैट के साथ बैठा था। सही से बोला जाए तो वो वहाँ छिपा हुआ था। वहीं से धड़ाम से पैंडा पहुंच जाता है और उन लोगों से बातचीत करने लगता है। पैंडा के ऐसे अचानक आने से कैप्ट कैट डिफेंसिव पोजीशन में आ गई थी और पैंडा से लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे पता था कि तुम लोग हमें ऐसे नहीं छोड़ोगे, हमसे लड़ना चाहते हो फुटबॉल कहीं के, आ जाओ पैंडा, आ जाओ, बोल के कैप्ट कैट चीखने चिल्लाने लगती है। पर पैंडा तो वहाँ लड़ने के लिए नहीं गया था, वो तो उन दोनों की मदद करने के लिए वहाँ गया था। पैंडा उन दोनों को लाइफ ऑफ एसेंस की 2 बोतल देता है और उनको नाइनटेल फॉक्स के बारे में बताने लगता है। मेरी बहन नाइनटेल फॉक्स तुम लोगों की मदद करने के लिए बोली थी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तुम गलत मत समझना, तुम लोग किस्मत वाले हो कि अब तक तुम लोग जिंदा हो, इसीलिए उस लक का इस्तेमाल करो और ऑस्ट्रेलिया में कहीं जाके अपनी जिंदगी बिताओ, एंजॉय करो। पैंडा की ऐसे बातें सुन कैंगरू बीस्ट उठ खड़ा होता है और पैंडा के सामने झुक के उसका एहसान मानता है। बोल देना अपने नाइनटेल फॉक्स दीदी को कि हम अब से मिस्टी माउंटेन को कभी नहीं छेड़ेंगे। तुम लोग मान लेना कि हम लोग मर गए हैं, क्योंकि अब से हम कभी दिखने नहीं वाले हैं। और होता है ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ जीव अभी अपनी जड़ें जमाए बैठा था। वो ऑस्ट्रेलिया से अभी तक गया नहीं था। इसी बीच जीव के पास पैंडा आता है और कैंगरू बीस्ट की खबर वो जीव को देता है। पैंडा की खबर सुन के जीव बहुत मायूस होता है, क्योंकि वो बहुत उम्मीद बना के बैठा था कि वो कैंगरू बीस्ट को रिक्रूट करेगा, मिस्टी माउंटेन में वो उसे शामिल करेगा। पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उसका सपना जरूर सच होगा। जीव के पास अभी 120 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स थे, जो उसे डार्कनेस को हरा के मिले थे। इन इवोल्यूशन पॉइंट से जीव बहुत कुछ कर सकता है, अपने एबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर सकता है, मजबूत बना सकता है और वर्ल्ड ट्री होने के रास्ते पे वो आगे बढ़ सकता है। सिस्टम, मुझे मास्टरी ऑफ मिस्ट को अपग्रेड करना है, बोल के जीव सिस्टम को अपना कमांड देता है। अपने सपने की ओर जीव अब बढ़ने लगता है। जीव का कमांड पाते ही सिस्टम अपने काम में लग जाती है। जीव के इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके मास्टरी ऑफ मिस्ट को लेवल 5 में पहुंचा देती है। अब तो जीव अनडाइंग मिस्टिक बीस्ट भी क्रिएट कर सकता था, उनको फीड करके उनको स्ट्रॉन्गर भी बना सकता था। उसके साथ साथ जीव को तो अब डायमेंशन ऑफ मिस्ट भी मिल गया था, पर उसके अंदर क्या है जीव को तो ये अंदर जाके ही पता चलने वाला था। जीव डायमेंशन ऑफ मिस्ट के अंदर जाने ही वाला था कि बाहर मिस्टिक मतलब फॉकी बीस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और उनमें से कुछ तो कैंगरू बीस्ट के रूप ले लिए होते हैं। जो नया मिस्टिक कैंगरू बीस्ट बना था वो बस 3rd ट्रांसफर ऑर्डर का था, पर उसका रूप हूबहू ओरिजिनल कैंगरू बीस्ट की तरह ही लग रहा था। अरे अच्छा दिखने में क्या है, वो तो बहुत वीक है, बोलते हुए व्हाइट टाइगर वहाँ पहुँच जाता है और वो वीक नए मिस्टिक कैंगरू बीस्ट को ही बोल रहा होता है, जिसकी वजह से वो कई सारे पंचेस भी पाता है और अपने सर में कई सारे फोड़े लेके वो वहाँ से उड़ जाता है। अब जीव बिना टाइम वेस्ट किए डायमेंशन ऑफ मिस्ट के अंदर चला जाता है। वहाँ कई सारे मिस्टिक बीस्ट बन रहे थे और उनके साथ वहाँ मरे हुए क्रीचर्स के सोल्स घूम रहे थे। जीव तो थोड़ी देर के लिए स्टन रह गया था, क्योंकि उसे मरे हुओं का सोर्स जो दिख रहा था। फिर जीव याद करता है कि वो अब डार्कनेस का काउंटर पार्ट है, मतलब सोर्स देखना अब उसके लिए कॉमन चीज बनने वाली है। जीव डायमेंशन ऑफ मिस्ट में और एक बात नोटिस करता है। जीव नोटिस करता है कि मिस्टिक बीस्ट
सोल्स को डिवाउर कर रहे थे, मतलब उनको खाए जा रहे थे और उनको खा के ही वो स्ट्रोंगर बन रहे थे, अपने आप को इवॉल्व कर रहे थे। अब तो एक कैंगरू बीस्ट फोर्थ ट्रांसलेशन ऑर्डर में पहुंच चुका था और ये सब सोल खा के वो कर रहा था। जियो अब बेफिक्र था, क्योंकि जब जब कोई क्रिएचर मरेगा उसके सोल से उसके मिस्टिक बीस्ट पावरफुल बनेगा। हाँ, पर वो डार्कनेस की तरह दूसरे क्रिएचर्स की निर्मम हत्या नहीं करने वाला था। वो बस उन्हीं क्रिएचर्स को मारने वाला था जो उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, जो मिस्टी माउंटेन के लिए डेंजर साबित होंगे। डायमेंशन ऑफ मिस्ट तो एक्सीडेंटली बन गया था, पर उसे अभी डायमेंशन ऑफ डार्कनेस बनाना था। पर वो ये चीज कैसे करेगा, ये तो खुद जियो को भी वही पता था, पर उसका सॉल्यूशन वो जल्दी ही ढूंढने वाला था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एक बंजर पहाड़ में थंडर ड्रैगन और उसका बाप बैठा था। दोनों के दोनों अब पूरी तरीके से हील हो चुके थे, हेल्दी हो चुके थे। वो दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उनके पास जियो आ धमकता है और जियो को देख के दोनों के दोनों का सर रेस्पेक्ट से झुक जाता है। जियो जानता था कि ड्रैगन्स का रिकवरी स्पीड बहुत ज्यादा है, पर इतना ज्यादा होगा ये तो खुद जियो को भी नहीं पता था। मास्टर, आपकी वजह से हम दोनों अब ठीक हो चुके हैं। आपकी वजह से बस मैं ही नहीं, मेरा बच्चा भी एक नया जीवन पाए हैं। आप बस हुक्म कीजिए, आपके लिए हम अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बोल के थंडर ड्रैगन का पिता जियो से बातचीत कर भी रहा था कि जियो उसे एक सवाल पूछता है। वैसे थंडर ड्रैगन का पिता एक ब्लैक ड्रैगन था। जियो ने तो अपने ड्रैगन को थंडर एट्रीब्यूट से इन्फ्यूज किया था, इसलिए वो ड्रैगन थंडर ड्रैगन बना। पर उसका पिता एक ब्लैक ड्रैगन था, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आसपास ब्लैक स्पिरिचुअल और होंगे, और वही अब जियो को चाहिए था, क्योंकि उसी से ही वो अपने डार्क डायमेंशन को बना सकता था। अच्छा ब्लैक ड्रैगन, ये तो बताओ यहाँ आसपास डार्क मिनरल और कहाँ होंगे? तुम तो डार्क स्पिरिचुअल और को ऑब्जर्व करके इतना पावरफुल बने हो ना, मतलब आसपास स्पिरिचुअल और का ठिकाना जरूर होगा। जियो का ऐसा क्वेश्चन सुन ब्लैक ड्रैगन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आखिरकार वो जियो के किसी काम में आ जो रहा होता है। ब्लैक ड्रैगन बताता है कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उसी पहाड़ में डार्क स्पिरिचुअल और का मिनरल डिपोजिट है। पहले तो वो सब एरिया ऑस्ट्रेलिया की बीस्ट किंग के अंडर था, पर अब जियो उनको आराम से यूज कर सकता था, जितना चाहे उतना वो स्पिरिचुअल ओर को ऑब्जर्व कर सकता था। ये न्यूज सुन के जियो बहुत खुश हो जाता है और सीधा उस ठिकाने की ओर रवाना हो जाता है। थोड़ा सफर करके जियो उस ठिकाने पे पहुंच ही जाता है, और वो वहाँ अकेला नहीं गया होता है, वहाँ वो वुली मेमथ को लेके गया होता है। सच में वहाँ डार्क एट्रीब्यूट के कई सारे मिनरल और थे, जिससे जियो के काफी फायदे होने वाले थे। जियो तुरंत डार्क एट्रीब्यूट्स की स्पिरिचुअल ओर को ऑब्जर्व करने लगता है और आखिरकार वो डायमेंशन ऑफ डार्कनेस को खोल ही देता है। जैसे ही डायमेंशन ऑफ डार्कनेस बनता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, विजिबिलिटी 0 हो जाता है, चारों तरफ शांति ही शांति हो जाती है, और जितने भी बीस्ट वहाँ मौजूद थे सब लोग डर के मारे हरकतें करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। जियो अब काफी सारे डार्क एट्रीब्यूट के स्पिरिचुअल ओर को ऑब्जर्व किया था, फिर भी काफी सारा बचा हुआ था, पर किसी भी चीज को जियो वेस्ट नहीं करने वाला था। धीरे धीरे उन सबको वो ऑब्जर्व करने वाला था। देखते ही देखते ऐसे ही 2 सप्ताह बीत जाता है और जियो का हरा भरा जंगल अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जियो के प्रेजेंस से ऑस्ट्रेलिया एक रेन फॉरेस्ट बन रहा था, फ्लोरा और फियोना से खिलखिला उठ रहा था, मतलब जियो ऑस्ट्रेलिया को फिर से जिंदा कर रहा था। दूसरी तरफ शहरों में अलग ही हंगामा चल रहा था। डार्कनेस को खत्म हुए अब महीने बीत चुके थे और अब हर एक कंट्रीज के इलीट जगह जगह मीटिंग करने लगे थे। अपने शहरों को, अपनी कंट्रीज को वो फिर से पावरफुल बनाने की कोशिश में जुट चुके थे। सीन शिफ्ट होता है इन्फेर्नो सिटी में, जहाँ एक बहुत बड़ी एयरशिप रवाना होने के लिए तैयार हो रही थी। वैसे ये एयरशिप डार्कनेस के खत्म होने के बाद डेवलप किया गया था। स्पिरिचुअल पावर को देख के ये डिजाइन किया गया था, मतलब ह्यूमंस फिर से अपनी मिलिट्री पावर इंक्रीज करने लगे थे, और इसी वजह से इन्फेर्नो सिटी से कई सारे एलिट्स फेडरेशन की ओर जा रहे थे। इस बार तुम लोग जो फेडरेशन के हेडक्वार्टर पे जा रहे हो वो खाली नहीं जाना चाहिए। वहाँ सिर्फ डार्कनेस के बारे में डिस्कस मत करना, उसके मरने के बाद क्या करना है वो डिस्कस करना, ऑस्ट्रेलिया का क्या करना है वो डिस्कस करना। डार्कनेस नाम का खतरा तो अब मर चुका है, पर उसके बाद डिमिनिट्री ऑस्ट्रेलिया पे अपने जड़ों को जमाए बैठा है, बोल के एक साइंटिस्ट सावलिन को समझा रहा था। क्योंकि एलिट्स के ग्रुप में अब सावलिन भी शामिल थी, वो भी फेडरेशन की ओर ही जा रही थी। क्योंकि डार्कनेस का खतरा अब टल चुका था, तो जियो अब फिर से इंसानों की नजरों में चुभने लगा था। ये इंसान तो फिर से जियो को मारने की प्लान करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ जियो अपने एरिया को एक्सपैंड कर रहा है। सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, वो कई सारे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, कॉन्कोर करना चाहता है। सीन स्टार्ट होता है यूरोप से, जहाँ फेडरेशन की ही तरह कई देश के एलिट्स जमा होने लगे थे। वहाँ भी एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी और टॉपिक वही पुरानी थी। यूरोप वेटिकन सिटी के लिए बहुत पॉपुलर था, जहाँ कई डाइवर्स लोग रहते थे और अपने रिलीजन पे अटूट विश्वास करते थे। तो यहाँ होने वाला है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ उन एलिट से मिलने का मौका जो मिलेगा। क्या तुम उनसे नहीं मिले हो? तुमने उनको देखा तो है जब वो डार्कनेस से लड़ रहे थे?
हाँ, पर तुम समझ नहीं रही हो। आमने सामने मिलने का फीलिंग कुछ अलग ही लेवल का है। एक दिन तुम भी जरूर समझोगी। बोल के जहाँ दो अनजान सुपर ह्यूमंस आपस में बातचीत कर रहे थे, दुनिया भर के एलिट से मिलने का खुशी जाहिर कर रहे थे, वहीं 10 नेशन अलायंस भी लिंक के साथ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर ही जा रहे थे। मतलब वो अभी अभी निकल रहे थे, पर कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले वो जरूर पहुंचने वाले थे। वहीं सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका टर्बाइन पूरी तरह चेंज हो चुका था। उसी जंगल की ओर से एक फॉल्कन तेजी से उड़ के जा रहा था। ये पेरिग्रिन फॉल्कन जियो के पास ही जा रहा था। जियो को कोई अपडेट देने जा रहा था। जियो फॉल्कन को देख के उसकी चोंच से एक लेटर निकाल के खुद पढ़ने लगता है। जियो अब इतना विशाल बन गया था कि उसे छोटे छोटे लेटर्स अब दिखने भी बंद हो गए थे। इसीलिए मजबूर होके वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सब कुछ पढ़ रहा था। पता नहीं ये मैग्नीफाइंग ग्लास उसे कहाँ मिला था। लेटर में लिखा था कि मैग्नीटो द मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म दुनिया भर के एलिट्स को फेडरेशन के नाम पे समन किया था, जिसे पढ़ के जियो हंसने लगता है, क्योंकि इससे उसे कोई फर्क पड़ने जो नहीं वाला होता है। पर एक बात से वो भी सरप्राइज था। सरप्राइज कि मीटिंग क्यों हो रही है। क्या डार्कनेस ने इंसानों को इतना डरा दिया था कि अब वो लोग एकजुट हो रहे हैं, या फिर कोई और कारण है। पर कुछ भी हो, जब तक इंसान उससे दूर हैं, मिस्टी माउंटेन को कोई हानि नहीं पहुंचाने वाले हैं। वो इंसानों को अकेला छोड़ने वाला है। उनके मामले में वो टांग नहीं अड़ाने वाला है। इसलिए लेटर को बाजू हटा के वो ऑस्ट्रेलिया पे ध्यान देने लगता है। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे रिसोर्सेस थे। सिर्फ डार्क एट्रीब्यूट्स के स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं, बल्कि थंडर एट्रीब्यूट्स के भी स्पिरिचुअल स्टोन्स वहाँ मौजूद थे। इतने सारे रिसोर्सेस के बीच अगर उसे लाइट एट्रीब्यूट्स के स्पिरिचुअल स्टोन भी मिल जाए तो जियो के लिए वो तो सोने पे सुहाना हो जाएगा। तब तो जियो डायमेंशन ऑफ लाइट भी खोल पाएगा। पर इतनी अच्छी किस्मत जियो का कहाँ है। बिना मेहनत किए उसे कहाँ कुछ मिलने वाला है। उसी बीच जियो देखता है कि डायमेंशन ऑफ डार्कनेस और डायमेंशन ऑफ मिस्ट तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। कुछ ही दिनों में वो 10,000 मीटर क्रॉस कर चुका है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही वो 9 दुनियाओं को कंट्रोल करेगा। छोटा सा ही सही, पर वो एक मिनी इक्टरसिल बन जाएगा। सब कुछ देख के जियो नाइनटेल फॉक्स को अपने पास बुलाता है और उसे उसकी नेक्स्ट कमांड वो देता है। कमांड कि वो सारे बीस्ट को गैदर करे, क्योंकि 5 दिनों में वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के मिस्टी माउंटेन की ओर निकलने वाले हैं। जियो नाइनटेल फॉक्स के साथ बात कर ही रहा था कि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक अजीब सा एहसास उसकी वॉइड रूट से। जियो का वॉइड रूट बहुत पहले से ही वॉइड के स्पेस को एक्सप्लोर कर रहा था और लगता है इस बार उसे कुछ मिल ही गया था। जब जियो अपनी कॉन्शियसनेस को वॉइड रूट से जोड़ता है तब उसे वहाँ एक प्लैनेट दिखता है। प्लैनेट जो कि हरा भरा था, फ्लोरा और फ्योना से खिलखिला उठ रहा था। जियो इस प्लैनेट को देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि काफी टाइम से वॉइड रूट काफी सारे प्लेन्स को ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ रहा था, पर फिर भी उसे कुछ नया नहीं मिला था। पर इस बार एक ऐसा प्लैनेट उसके आगे आ गया था जहाँ वाइटलिटी मौजूद है। मतलब वहाँ एडवांस लाइफ फॉर्म भी हो सकते हैं। क्या पता जियो को एडवांस ह्यूमंस मिल जाए, जो कि अगर साइंस के फील्ड में नहीं तो मैजिक में तो एडवांस हो ही सकते हैं। जैसे ही जियो उस प्लैनेट की ओर बढ़ता है, उसे एक्सप्लोर करने लगता है, उसके सामने अचानक एक इंसान आ जाती है। वैसे वो इंसान की तरह जरूर लग रही थी, पर वो एक एल्फ थी। एल्फ्स के बारे में जियो अपने ओरिजिनल दुनिया में पढ़ा था, और अगर ठीक से बोला जाए तो जियो उन कैरेक्टर से गेम खेला था। पर इससे पहले कि जियो और ज्यादा एक्सप्लोरेशन कर पाए, उस एल्फ के बारे में, उस नए वर्ल्ड के बारे में और ज्यादा जान पाए, उसका स्पिरिचुअल पावर खत्म होने लगता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से उसका स्पिरिचुअल पावर रन आउट होने लगता है, ड्रेन होने लगता है। पर कुछ भी हो, जियो ने इस बार एक नया डिस्कवरी कर लिया होता है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। जियो एक दिन उस प्लैनेट को जरूर एक्सप्लोर करेगा, पर वो एक उम्मीद भी कर रहा होता है, उम्मीद कि उस नए प्लैनेट के लाइफ फॉर्म्स 6th या 7th ट्रांसन ऑर्डर के ना हो, क्योंकि उतना पावरफुल तो अब तक जियो भी नहीं बना है। जियो अपने विचारों में बिजी था ही कि उसके पास पैंडा आ जाता है और उसे ऑर्का के बारे में अपडेट देने लगता है। ऑर्का जियो से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सेलो एरियाज में आया था और वो जियो से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता था। जैसे ही जियो ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया में जाता है, वो ऑर्का से मिलता है और उसके वहाँ आने के कारण उसे पूछने लगता है, मास्टर अब समंदर हमारे कंट्रोल में है। इस बार कई सारे सी बीस्ट हमें ज्वाइन किए हैं, पर सी किंग्स का सीट्स अब भी खाली है, इसलिए समंदर के अंदर कई सारे सी ट्राइब्स आपस में लड़े जा रहे हैं। उन सीट्स के लिए एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए हैं। ये वक्त हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। सी किंग के सीट को अब हमें हमारा बनाना होगा। कम से कम एक सीट तो हमारा हो ही जाएगा, उसी से ही समंदर में हमारा इन्फ्लुएंस बरकरार रहेगा। और की बातें सही थी, ये बात जियो भी समझ चुका था। समंदर में भी जियो को अपना इन्फ्लुएंस, अपना डर एक्सपैंड करना था, और इस बात के लिए जियो की नजर में 5 हेडेड स्नेक एक बेहतरीन कैंडिडेट था।
जीव तुरंत 5 हेडेड स्नेक को मतलब हाइड्रा को समन करता है। 5 हेडेड स्नेक अब इवॉल्व हो चुका था। अब उसके पास बस 5 सिर नहीं थे, अब तो उसके पास 8 सिर थे। वो 4th ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच चुका था। वो तो अब इनकारनेशन ऑफ कैलामिटी का टाइटल भी पा चुका था। वैसे इस 5 हेडेड स्नेक का नाम ओरोची था, जो खुद जीव ही नहीं मैं भी भूल गया था। अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, अब तो तुम्हारे 8 सिर हैं, बोल के जीव ओरोची को ग्रीट करता है। और जीव की बातें सुन ओरोची शर्मा जाता है। हाँ मास्टर, मैं डार्कनेस से लड़ाई के बाद बहुत इवॉल्व हुआ हूँ। लोगों के फियर को मैं ग्राह्य करता हूँ और फियर खा के ही मैं ग्रो होता हूँ। ओरोची का इतना विशालकाय रूप देख जीव का मन नहीं मानता है कि वो उसे फिर से समंदर के अंदर भेज दे। इसलिए वो खुद ओरका को समंदर की जासूसी करने के लिए भेज देता है और ओरोची को अपने पास ले जाता है। ओरोची अब जीव की काफी काम में आने वाला था। उसका सब कुछ पिघलाने वाला जहर, उसका ड्रैगन स्केल आर्मर और उसका एलिमेंटल पावर अब जीव की आर्मी को बूस्ट करने वाला था। जहाँ जीव ओरोची से बात कर रहा था, उसे वो मिस्टी माउंटेन में फिर से बुला रहा था। तभी व्हाइट टाइगर चीखते चिल्लाते जीव के पास पहुंच जाता है और इस बार वो अकेला नहीं आया होता है। उसकी पीठ पे इस बार साउजिन आई होती है और वो वहाँ एक खबर लेके आई होती है। मास्टर, ऑस्ट्रेलिया की बीस्ट किंग का एक सबॉर्डिनेट आया है और वो आपसे कुछ जरूरी बातचीत करना चाहता है, बोल के साउजिन अपना रिपोर्ट देती है। और ये सुन के जीव तुरंत उस क्रिएचर के पास चला जाता है। वो क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि वो हुडेड कैट था, जो कि हूबहू मोबाइल लेजेंड के हेलकैट जैसा ही लग रहा था। वैसे तुम में से कितने लोग मोबाइल लेजेंड खेलते हो, कमेंट में जरूर बताना। वो हुडेड कैट जीव को ग्रीट करता है और वहाँ अपने आने का मकसद वो जीव को जाहिर करता है। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे दोस्त को भी बचाया है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा सर्वेंट बनूंगा, असिस्टेंट बनूंगा और हर मोड़ पे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बोल के हुडेड कैट आखिरकार मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन कर ही लेता है। उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया के रेन फॉरेस्ट में हाहाकार मच रहा होता है क्योंकि एक 8 हेडेड स्नेक रेन फॉरेस्ट को पार जो कर रहा होता है। वो 8 हेडेड स्नेक विशाल काय था और उसे देख के कोई भी डर के मारे जरूर बेहोश हो सकता था। वैसे ओरोची को देख के तो साउजिन भी बहुत इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि इतना बड़ा सांप वो कभी देखी जो नहीं थी। ओरोची को देख के तो व्हाइट टाइगर भी चिल्ला रहा था, बस वो थोड़ा बकवास कर रहा था। सब मरेंगे बोल के वो बार बार चिल्ला रहा था। हाँ, पर उसकी ऐसे डायलॉग में भी कुछ मीनिंग था जो बस ओरोची ही समझ पा रहा था। ओरोची का विशाल काय रूप देख वहाँ एंशिएंट एम्परर एलिगेटर पहुंच जाता है। लो बोलो, तुम ओरोची को देख के इतना इम्प्रेस हो गए हो तो देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, बोल के एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अपनी बॉडी को सबको दिखाने लगता है। और इस प्रोसेस में वो व्हाइट टाइगर को डरा देता है, उसे यूरिनेट करवा देता है। दूसरी ओर ओरोची बुल डीमन को और किंग जाओ को ग्रीट करता है। वो अपने भाइयों को बिल्कुल नहीं भूला होता है। ओरोची को देख के सब लोग खुश थे। कुछ टाइम पहले ही ओरोची एक छोटे कीड़े की तरह लग रहा था, अब देखो उसे, उसके सामने तो अब एक पहाड़ भी फीका पड़ सकता था। उसी वक्त सब लोग मिलके एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को चिढ़ाने लगते हैं, अपने पास्ट को सब लोग याद करने लगते हैं। अरे ये एंशिएंट एम्परर एलिगेटर जब छोटा था मुझे तो ये खा ही लिया था, और ये जब इंसानों से लड़ा था तब तो ये सोचने लगा था कि वो मरने वाला है। पता नहीं ये डरपोक इतना बड़ा कैसे बन गया है, बोल के लैंगफैंग एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की टांग खींचने लगता है। वो इन रूल्स से अपने पास्ट को याद करने लगते हैं जब वो पहली बार जीव को अटैक किए थे और सावलिंग की बहन के द्वारा वो पेट बने थे। हाँ, सावलिंग की बहन का नाम क्या था कमेंट में ये भी जरूर बताना। उन दोनों बहनों के द्वारा ही मिस्टी माउंटेन में विष धीरे धीरे फलने फूलने लगे थे, इमोशनली अटैच होने लगे थे। उन दोनों बहनों के साथ सबसे ज्यादा अटैचमेंट तो नाइनटेल फॉक्स और बुल डीमन का हुआ था, पर जीव को सबसे पहले ज्वाइन पेरेग्रिन फल्कन और नाइनटेल फॉक्स नहीं किए थे। पेरेग्रिन फल्कन तो जीव के ऊपर ही रह रहे थे और नाइनटेल फॉक्स के बच्चे को जीव ने बचाया था। मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और अपने बैटल एक्सपीरियंस को, अपने एडवेंचर्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। आपस में वो बॉन्डिंग करने लगते हैं। देखते ही देखते ऐसे ही 5 दिन बीत जाता है। इस बीच जीव अपना प्रिपरेशन खत्म कर चुका होता है। जीव ने कुछ कैटेगरी बनाया था जिसके हिसाब से हर एक बीस्ट अपने अपने एट्रीब्यूट के डायमेंशन में हर कोई जाने वाला था। डार्क ड्रैगन डायमेंशन ऑफ डार्कनेस में चला जाता है। गोरिल्लास की आर्मी डायमेंशन ऑफ लाइफ के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ विंड और कुछ आग के डायमेंशन में चले जाते हैं और अपनी अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने लगते हैं। सिनसिट होता है अफ्रीका में, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो बहुत पुराना था, जो एज ऑफ ट्रांसेंड को झेल चुका था और जहाँ वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फ्योना का निवास था। क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत पुराना था तो वहाँ के क्रिएचर्स कई सारे स्पिरिचुअल टाइड को झेल चुके थे, उनसे कुछ इवॉल्व भी हुए थे। उसी कॉन्टिनेंट में एक हंटिंग हो रहा था। एक बारबेरियन एक चिड़िया को दौड़ा रहा था, उसे हंट कर रहा था। वो जायंट चिड़िया भागने की पूरी कोशिश करता है पर वो बारबेरियन उसे किसी तरह झपट के पकड़ ही लेता है।
उस बारबेरियन का नाम उकाता था और वो एक म्यूटेंट ह्यूमन था और पावर लेवल में वो थर्ड ट्रांसन ऑर्डर का था। बेचारा उकाता आराम से हंट कर रहा था, अपने ट्राइब के लिए वो खाना लेके जा रहा था। तभी उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा होता है। हाँ, अफ्रीका में अब ज़ियू पहुंच चुका था और उसके टोमाहाउक स्नेक जैसे रूट्स उसके लिए जासूसी कर रहे थे। इधर उधर फैल के वो उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। ज़ियू ही उस बारबेरियन को देख रहा था और उसके पावर से वो बड़ा इंप्रेस हुआ था। बारबेरियन रेस को वो गेम में खेला था, पर उन बारबेरियन रेस को वो रियली देखेगा ये भी ज़ियू कभी नहीं सोचा था। बारबेरियन रेस एक ट्रांसेंड रेस है जो अपनी ताकत और फिजिक के लिए जाने माने गए हैं। पर क्या वो लोग ज़ियू को ज्वाइन करेंगे? पता नहीं, ये तो ट्राई करके ही पता चलेगा। बेचारा उकाता अपनी अगली शिकार कर ही रहा था कि उसके सामने एक 8 सिरों वाला सांप आ जाता है, जो कि फन फैला के उसे डसने की कोशिश करने लगता है। ऊपर से वो सांप उकाता की शिकार को खुद निकल जाता है। बेचारा उकाता इतने बड़े सांप को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। बेचारा उकाता घबरा जाता है और वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है। वो ओरोची के हर एक अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से भागने लगता है, पर अचानक उसके सामने और एक मुसीबत आ जाती है जो कि उसे 2 पलों में ही स्टन कर देती है। हाँ, वहाँ डिवाइन फ्लावर भी पहुंच चुकी थी और वही उकाता को स्टन की थी। ज़ियू उकाता को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उससे वो अफ्रीका के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता था, उसके ट्राइब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता था। इसलिए ज़ियू उकाता को नाइनटेल फॉक्स को सौंप देता है और खुद सेटल होने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने लगता है। हाँ, ज़ियू अब अफ्रीका में सेटल होने वाला था और वो सीधा डायरेक्ट मिस्टी माउंटेन से ही वहाँ आया था। अब अफ्रीका को कॉन्कर करने वाला था, अफ्रीका के वैरायटी ऑफ बीस्ट को वो अपनाने वाला था। देखते ही देखते ज़ियू एक अच्छी जगह ढूंढ ही लेता है और वहाँ अपनी जड़ जमा के वो ग्रो होने लगता है। क्योंकि ज़ियू अब सेटल हो चुका था तो अपने सारे बीस्ट को भी वो वहाँ बुलाने लगता है। पोर्टल खोल के वो सबको वो समन करने लगता है। अब सारे बीस्ट वहाँ पहुँचते ही एक्सप्लोरेशन शुरू कर देते हैं। आसपास के हर एक इलाके को वो छानने लगते हैं। वैसे सारे बीस्ट स्पिरिचुअल स्टोन्स माइन ढूंढ रहे थे, ज़ियू के लिए वो ट्रेजर्स ढूंढ रहे थे। क्योंकि ये सब वो ज़ियू के लिए कर रहे थे तो आपस में वो सब लोग कंपटीशन भी कर रहे थे। कंपटीशन कि कौन ज़ियू का फेवर पाएगा। देखते ही देखते वहाँ एंशिएंट एम्परर एलिगेटर पहुंच जाता है। हट जाओ, रास्ता दो मुझे, बोल के एंशिएंट एम्परर एलिगेटर तो दूसरे बीस्ट को लीड भी करने लगता है। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को कई सारे बीस्ट फॉलो कर रहे थे, कई सारे सर्पेंट्स, कैमेलियन और न जाने कौन कौन से रेप्टाइल्स अब एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की टीम में शामिल हो गए थे। एक्सप्लोरेशन के बीच ज़ियू को कुछ महसूस होता है, एक ऑरा महसूस होता है और वो ऑरा 2 स्पिरिचुअल स्टोन माइंस का होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। ज़ियू तुरंत उन अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल स्टोन्स माइन में पहुंच जाता है, जो कि एक अर्थ स्टोन माइन और दूसरा फायर स्टोन माइन होता है। वहाँ कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स थे जो कि ज़ियू की ग्रोथ में हेल्प कर सकते थे। ज़ियू उस वक्त बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि अफ्रीका आने का प्लान उसका सक्सेसफुल जो हो रहा होता है। एक तरफ जहाँ ज़ियू ग्रो हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका में कई सारे ट्राइबल पीपल थे जो कि अचानक कुछ अजीब सा महसूस करने लगे थे। ये था प्रेशर, ज़ियू की ऑरा का प्रेशर। इस ऑरे की वजह से कई सारे ट्राइबल पीपल अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और अपने ट्राइबल चीफ को समन करते हैं। मामला साफ था, अफ्रीका में एक इंट्रूडर घुस आया था और वो घुसपैठिया और कोई नहीं बल्कि ज़ियू था, जो कि इतना बड़ा था कि उनके घरों से भी वो दिख रहा था। लग रहा है ये ऑरा उस पेड़ से आ रहा है। अगर वो पेड़ इतना स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब वो जरूर बहुत पावरफुल होगा। कहीं ये पेड़ वही पेड़ तो नहीं है जो हुआशिया किंगडम और फेडरेशन से एक बार टकराया था, पर वो तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में था। इतनी जल्दी वो भला अफ्रीका कैसे पहुंच गया? हमें उसके बारे में जल्दी से जल्दी पता करना होगा और इसके लिए हमें उसके पास जाना होगा, बोल के जैसे ही उस ट्राइब का चीफ्टन अपना कमांड देता है, कई सारे बर्बरिक बैर राइडर्स ज़ियू की तरफ धावा बोल देते हैं। ज़ियू पे हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है बारबेरियन इंपेरियल सिटी पे, जहाँ बारबेरियन एम्परर बैठा था और उसके पास उसका कोई सबॉर्डिनेट उसे कोई खबर देने आया था। खबर वही ज़ियू के बारे में था जो कि अचानक अफ्रीका में कहां से प्रकट हो गया था। मास्टर, ये जो ऑरा आपको महसूस हो रहा है ये एक डिमोनिक ट्री का है और बैड ट्राइब तो उससे लड़ने के लिए निकल भी चुके हैं। बारबेरियन एम्परर ये खबर सुन के बहुत खुश होता है। बारबेरियन एम्परर 4th ट्रांसन ऑर्डर का था और डिमोनिक ट्री के आ जाने से अब उसकी स्किल को परखने का टाइम आ गया था। बारबेरियंस तो होते ही हैं ब्लड के भूखे, ये बारबेरियन उनसे कैसे अलग होता? ये भी ब्लड का भूखा था, लड़ाई का भूखा था और डिमोनिक ट्री से लड़ने की उम्मीद में ही वो बहुत खुश हो रहा था। बारबेरियन एम्परर अपने जनरल्स को गैदर करता है, अपने शामन्स को गैदर करता है और डिमोनिक ट्री की ओर मार्च करने का उनको ऑर्डर दे देता है। सीन स्विच होता है अफ्रीका के जंगल में, जहाँ सारे बीस्ट एक जगह गैदर हो रहे थे।
वैसे वो वहाँ अपने बीस्ट किंग के बुलाने से आए थे, जो कि एक स्नो लायन था। स्नो लायन 4th ट्रांसन ऑर्डर का था और वो भी डिमोनिक ट्री के वहाँ आ जाने से हरकत में आ गया था। पता नहीं ये स्नो लायन अफ्रीका में क्या कर रहा था। अफ्रीका में कहाँ बर्फ पड़ती है। हाँ, अगर उसका नाम व्हाइट लायन होता तो बात अलग होता। अफ्रीका के सारे क्रिएचर्स जीव की ओर मार्च करने लगते हैं। उनमें से कई सारे मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी थे, जो कि लायन के कहने पे जीव की ओर ही बढ़ रहे थे। जीव का ऑरा था ही इतना खतरनाक कि हर कोई उसकी ओर ही खींचा चला आ रहा था। जीव की स्पिरिचुअल पावर को पाने का लालसा हर किसी में था, इसलिए तो उसे अनहाइलाइट करने के लिए हर कोई वहां जा रहा था। और ये बात जीव को तुरंत पता चल गया था। कई सारे स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे पास आ रहे हैं, तो वो लोग क्या मुझे अफ्रीका से निकालने की फिराक में हैं? आने दो उन सबको, आने दो मेरे पास। उनके यहाँ आने के बाद ही उनकी औकात के बारे में उनको पता चलेगा। इसके बाद वो मजबूर होके मेरे साथ हाथ मिला लेंगे या एनहाइलेशन का सामना करेंगे। उठो मेरी बीस्ट, जाओ और उन घुसपैठियों को उनकी जगह बता दो, बोल के जीव अपना कमांड देता है और खुद स्पिरिचुअल स्टोन को ऑब्जर्व करने में लग जाता है। जीव की साइड भी कई सारे बीस्ट इस बार डेवलप हुए थे, कई सारे पावर हाउस बने थे। अब जीव के रिजल्ट देखने का टाइम आ गया था कि कौन सा बीस्ट कितना डेवलप हुआ है, आने वाले लड़ाई में कौन सा बीस्ट किस किस को हरा रहा है। जीव स्पिरिचुअल स्टोन्स को ऑब्जर्व करते करते ये सब सोच ही रहा था कि उसे कुछ धमाकेदार सुनाई देता है और ये साउंड डायमेंशन ऑफ थंडर से आ रहा था, जहाँ बुल डीमन अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और कल्टीवेशन में वो अकेला नहीं था, डायमेंशन ऑफ अर्थ में कैनकिन भी अपना कल्टीवेशन कर रही थी और दोनों के कल्टीवेशन से ही ये धमाकेदार एनर्जी निकल रही थी, साउंड निकल रही थी। फिलहाल के लिए तो वो बैटलफील्ड में नहीं उतर सकते, पर जल्दी ही उतरेंगे और जब उतरेंगे वो भयंकर तबाही मचाएंगे। सीन स्विच होता है बेयर राइडर्स के पास, जो जीव के पास ही आ रहे थे, पर जिस रास्ते से वो आ रहे थे वो अब पूरी तरीके से बदल चुका था। बेयर राइडर्स आसपास के इलाके को अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि वो लोग वहीं पले बढ़े थे। पर जो इलाका कभी ग्रासलैंड था अब वो एक रेन फॉरेस्ट बन चुका था, जहाँ तो सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। डिमोनिक ट्री अगर एक एंटायर इकोसिस्टम बना सकता था, पूरे एक टोराइन को चेंज कर सकता था, मतलब वो एक बहुत पावरफुल एंटिटी था। और ये बात अब बेयर राइडर समझने लगे थे। ऐसा एक ओपोनेंट अगर उनके इलाके में ज्यादा देर रहा तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो सकता था, मतलब डिमोनिक ट्री को वहाँ से जल्दी निकालना था। ये सब बेयर राइडर सोच ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक भयंकर बीस्ट उस पे हमला कर देता है, उसके सर को ही चबा के खा जाता है। ये बीस्ट था आर्टिक स्नो बेयर, जीव का आर्टिक स्नो बेयर, जो कि उन इंट्रूडर्स को सबक सिखाने के लिए ही वहाँ आया था। आर्टिक स्नो बेयर को देख के वहाँ सब लोग सरप्राइज थे। आर्टिक स्नो बेयर का अफ्रीका में मिलना बहुत ही अनयूजुअल बात था, पर ये वक्त ज्यादा चिंता करने का नहीं था। ये वक्त था आर्टिक स्नो बेयर को जल्दी से जल्दी मार के डिमोनिक ट्री के पास पहुंचना, उसे अफ्रीका से निष्कासित करना। सीन स्टार्ट होता है एक रेन फॉरेस्ट से। रेन फॉरेस्ट जिसे जीव ने बनाया था, एक ग्रासलैंड को हरे भरे जंगल में तब्दील कर दिया था। पर था तो जीव एक इंट्रूडर, एक घुसपैठिया जो अफ्रीका में दखल देने लगा था, अफ्रीका के इकोसिस्टम को चेंज करने लगा था। इसलिए अफ्रीका के बीस्ट एकजुट हो गए थे और जीव के खिलाफ जंग छेड़ दिए थे। जब अफ्रीका के बीस्ट और मिस्टी माउंटेन के बीस्ट एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, भयंकर जंग छिड़ जाती है। आ गए तुम लोग मेरे भाई बंधुओं, किसी को भी मत छोड़ना, सबको कुचल दो, बोल के व्हाइट टाइगर अपनी टाइगर आर्मी को समन करता है। दुश्मनों को टॉन्ट करने लगता है, जिसपे उसे साउजिन से गाली भी पड़ती है, गाली कि वो टाइम वेस्ट ना करे और अपने दुश्मनों को जल्दी से जल्दी खत्म करे। जहाँ स्नो लायन व्हाइट टाइगर और उसके आर्मी से लड़ रहा था, वहीं वहाँ एलिफेंट भी पहुंच जाते हैं और उनसे लड़ने के लिए गोरिल्ला की पूरी फौज सामने आ जाते हैं। जोरदार टकरार होता है, गोरिल्लास हाथियों को उठा उठा के फेंकने लगते हैं। पहले तो मिस्टी माउंटेन के गोरिल्ला आर्मी एलिफेंट्स को डोमिनेट करने लगते हैं, पर जल्दी ही पासा पलटने लगता है, क्योंकि वहाँ एलिफेंट्स का लीडर जो आ जाता है। ब्लू ब्लैक एलिफेंट सबसे पावरफुल एलिफेंट था, जो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था, और उसका एलिमेंट खुद वाटर था। वाटर एलिमेंट को यूज करके ब्लू ब्लैक एलिफेंट बैटलफील्ड में बाढ़ ले आता है और गोरिल्लास की पूरी फौज को पानी में बहा लेता है। दूर से हो रहे बैटलफील्ड को नाइनटेल फॉक्स, पैंडा और व्हाइट स्नेक देख रहे थे, और ब्लू ब्लैक एलिफेंट के जाइंट वेव से, उसके वाटर एलिमेंट से वो बहुत इंप्रेस हो रहे थे। अरे ये ब्लू ब्लैक एलिफेंट तो बहुत पावरफुल है, इसे मिस्टी माउंटेन में जरूर शामिल करना चाहिए, पर फिलहाल के लिए उसे जल्दी से जल्दी हराना होगा। पर उसे कौन हराएगा? गोरिल्लास तो उस एलिफेंट के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, उससे तो हमारा किंग कॉन्ग ही लड़ पाएगा, पता नहीं उसका कल्टीवेशन कब खत्म होगा, बोल के जहाँ पैंडा बड़बड़ा रहा था, वही नाइनटेल फॉक्स उसे समझाने लगती है, चिंता मत करो, उसका कल्टीवेशन जल्दी ही खत्म होगा। इस बार तो वो ह्यूमनॉइड फॉर्म भी पा सकता है, इस बार उसका ब्रेक थ्रू देखने लायक होगा। हाँ, नाइनटेल फॉक्स की बातें सही थी। इस बार किंग कॉन्ग द मंकी किंग
अपना ह्यूमनॉइड फॉर्म पा सकता था और इस बात को वेरीफाई करने के लिए खुद जियो उसके पास पहुंच गया था। किंग कॉन्ग का कल्टीवेशन जल्दी ही खत्म होता है और इवॉल्व होके वो पहली बार अपने सामने जियो को पाता है, अपने मास्टर को पाता है। वैसे जियो बहुत खुश था क्योंकि किंग कॉन्ग अब अर्ली ह्यूमन जैसे ही लग रहा था। साथ ही साथ वो एक डेंजरस ऑरा भी रिलीज कर रहा था। अगर इस हालत में किंग कॉन्ग इंसानों के सामने चला गया तो नेक्स्ट इवोल्यूशन वार पक्का था। मास्टर, आप मेरे पास आए हैं, क्या मेरे लिए कुछ ऑर्डर है? बोल के किंग कॉन्ग जैसे ही अपने मास्टर को क्वेश्चन करने लगता है, जियो उसे एक रिंग देता है। किंग कॉन्ग का स्पिरिचुअल एनर्जी, उसका ऑरा भयानक तरीके से रिलीज हो रहा था और उसे काबू करना बेहद जरूरी था। इसीलिए जियो किंग कॉन्ग को एक स्पिरिचुअल रिंग दे रहा था ताकि वो अचानक बरसक मोड में ना चला जाए। और रिंग पाके किंग कॉन्ग तो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसके मास्टर की तरफ से उसके लिए ये पहला गिफ्ट था। रिंग दे के जियो किंग कॉन्ग को उसका नेक्स्ट कमांड देता है, कमांड की वो इस डायमेंशन से बाहर जाए और अपने ब्रदर्स को हो रहे बैटल में हेल्प करे। कमांड पाके किंग कॉन्ग बिजली की रफ्तार से डायमेंशन से बाहर चला जाता है और चुटकियों में अपनी गोरिल्ला आर्मी के पास पहुंच जाता है। किंग कॉन्ग बहुत पावरफुल हो चुका था और आने वाले टाइम में वो अपनी गोरिल्ला आर्मी को लीड करने वाला था, उनको भी शायद इवॉल्व करने वाला था। और अगर ऐसा हुआ तो उस प्लैनेट में दो तरीके के ह्यूमंस होंगे, एक होमो सेपियंस जो इंसान थे और दूसरे जो गोरिल्ला से इवॉल्व होने वाले थे। बैटलफील्ड में सच में तबाही मच रही थी। ब्लू ब्लैक एलिफेंट गोरिल्ला आर्मी पे कहर जो मचा रहा था। नाइनटेल फॉक्स और पैंडा बैटलफील्ड में इंटरफियर करने ही वाले थे कि अचानक उनके सामने कुछ बिजली की रफ्तार से कूदता है जो कि एक ही पंच से ब्लू ब्लैक एलिफेंट को दूर गिरा देता है और वो क्रिएचर किंग कॉन्ग होता है। किंग कॉन्ग के आने से गोरिल्ला आर्मी में अलग ही चहल मच जाती है। उनका मोरल्स हाई होने लगता है, जीतने की जोश चढ़ने लगता है क्योंकि उनके सामने ही उनका कमांडर ब्लू ब्लैक एलिफेंट को पंच पे पंच मार रहा था, उसके दांतों को उखाड़ के उसे खून की उल्टी करवा रहा था। देखते ही देखते वो ब्लू ब्लैक एलिफेंट को चीर के रख देता है और ये नजारा देख पैंडा और नाइनटेल फॉक्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब हजारों हाथी भी आ जाएं, किंग कॉन्ग उन सबको पछाड़ने वाला था। ईंट का जवाब वो पत्थर से देने वाला था। एक तरफ जहाँ किंग कॉन्ग एलिफेंट आर्मी को कुचल रहा था, हर एक चोट से वो और ज्यादा पावरफुल बन रहा था, वहीं गोल्डन आंट अपने आंट आर्मी के साथ मिलके कई सारे बाइसन्स पे जंग छेड़ दिया था, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहा था। वैसे वहाँ आंट क्वीन भी आ गई थी और अपने एनिमीज पे कहर बरसाने लगी थी। तभी वो देखती है कि अफ्रीका के जंगलों से कुछ अलग प्रजाति के आंट वहाँ आ रहे थे जो कि बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थे और आते ही वो मिस्टी माउंटेन के बीच पे हमला कर दिए थे। उन सब से निपटने के लिए अब नाइनटेल फॉक्स अपना कदम बढ़ाती है और सारे कीड़े मकोड़ों को फ्राई करने लगती है, उनको जलाने लगती है। बस चींटियां वहाँ अकेले नहीं आई थे, अफ्रीका के जंगलों से कई सारे गेंडे, हनी पीस और यहाँ तक कि एंटीलोप्स की पूरी झुंड वहाँ आ गए थे। उनसे लड़ने के लिए पेरेग्रिन फॉल्कन तुरंत वहाँ आ जाती है और अपने तेजदार रफ्तार से एक एक को पछाड़ने लगती है। बैटलफील्ड में तो अब व्हाइट स्नेक और पैंडा भी उतर चुके थे पर उनके सामने दुश्मन लगातार आए जा रहे थे। तभी अचानक लड़ाई का ड्रम बजने लगता है। ये ड्रम एक तरीके का वॉर क्राई था, लड़ाई का उद्घोषणा था। इसका मतलब था कि वहाँ अब अफ्रीका के ट्राइबल बार्बरियंस आने वाले हैं, हो रहे बैटल को और ज्यादा लंबा खींचने वाले हैं और होता भी वैसा ही है। जियो की ओर अब बार्बरियन किंग आ रहा था और अपने साथ वो अपनी पूरी सेना को लेके आ रहा था। खबर तो सही था, ये तो वाकई ही म्यूटेंट ट्री है, यहाँ आना वेस्ट नहीं हुआ। सुन रहे हो मेरे बार्बरियंस, यहाँ मन खोल के लड़ो, हो सके तो इस डीमोनिक ट्री को यहीं खत्म कर दो। बोल के जैसे ही बार्बरियन किंग अपना वोट डिक्लेयर करता है, उसका एक सबऑर्डिनेट फायर को मैनिपुलेट करने लगता है। जरूर मास्टर, हम ऐसा जरूर करेंगे, हम आज रात बीस्ट खाएंगे और इस म्यूटेंट ट्री की लकड़ियों से ही के बीस्ट को पकाएंगे। बोल के हुआ पायरोमैंसी करने लगता है, अपने आग को म्यूटेंट ट्री की ओर भेजने लगता है, रेन फॉरेस्ट को पूरी तरीके से जलाने लगता है। मिस्टी माउंटेन के बीस्ट तो इन सबसे बेखबर थे, इसलिए अचानक उठते आग के लपटों से सब लोग घबराने लगे थे। वाकई ये आग के लपटे सचमुच विशालकाय थे, समंदर के वेव्स की तरह लग रहे थे जो कि 2 पलों में ही पूरे जंगल को निगल सकते थे, जला के राख कर सकते थे। अपनी ओर बढ़ रहे आग के लपटों को तो खुद जियो भी देख रहा था पर उन आग के लपटों से वो इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ था। ह्यूमंस पावरफुल जरूर हुए हैं पर इतने पावरफुल भी नहीं हुए हैं कि वो जियो को हरा दें। पर अचानक वहाँ गोल्डन मंकी आ जाता है और आते ही वो डायरेक्ट आग के लपटों की ओर कूद जाता है, अपनी छड़ी घुमाने लगता है। बिग डिपर स्विल मूव से वो भी फायर को मैनिपुलेट करने लगता है और आग के लपटों को इंसानों की ओर ही बाउंस बैक कर देता है। इस मूव से पायरोमैंसर वो तो सरप्राइज था पर बार्बेरियन किंग बहुत इंप्रेस हुआ था, वो तो गोल्डन मंकी की तारीफ भी करने लगा था। सुनो मेरे ट्राइब के लोगों, किसी भी बीस्ट को कमजोर समझने की गलती मत करना, तुम लोग खुद ही देखो
एक मामूली मंकी ने ही पायरोमेंसर होके आग को काबू में कर दिया। मतलब यहाँ और भी पावरफुल बीस्ट हो सकते हैं। बारबियन किंग की बातें खत्म हुई भी नहीं थी कि ह्यूमंस के सामने और दो पावरफुल बीस्ट आ खड़े होते हैं और वो गोल्डन मंकी का साथ देने लगते हैं। ये दो बीस्ट विशालकाय थे और आते ही अपना टेरर जमाने लगे थे। देखने से तो वो बीस्ट ऑस्ट्रेलिया के ही लग रहे थे, क्योंकि उनमें से एक टेस्मेनियन डेविल था और दूसरा एक प्लाटिपस था। इतना काफी नहीं था कि वहाँ खुद ज़्यू भी पहुंच जाता है। अपने रूट से वो एक ह्यूमनॉइड फॉर्म ले लेता है और उसे देख बारबेरियन किंग हंसने लगता है। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम हुआशिया किंगडम के ही पेड़ हो, वो बदनाम डिमोनिक ट्री हो। आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए, पर यहाँ सब कुछ अलग होगा। तुम यहाँ अपने डेथ को पाओगे, बोल के बारबेरियन किंग ज़्यू को डराने की कोशिश करता है। पर ज़्यू कहाँ डरने वाला था, वो अफ्रीका में डरने के लिए थोड़ी ना आया था। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो ना। तुम्हें अपनी ताकत पे बहुत घमंड है। तुम अगर इतने शक्तिशाली ही थे तो तुम डार्कनेस से क्यों नहीं लड़े? जब डार्कनेस से मैं अकेला लड़ रहा था तो तुम अपने बिल में छुपे बैठे थे। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, मेरे काम में दखल देने की, मुझे चैलेंज करने की? चलो तुम मेरे सामने आ ही गए हो तो मेरी ताकत को तुम भी अनुभव करो। तुमने मुझे छेड़ा है और इसका परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा, बोल के ज़्यू अपने मिस्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे चारों तरफ धुंध फैलने लगता है। विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाता है और लोगों को अब हेलुसिनेशन होने लगता है। ह्यूमंस तो धुंध से पहले से ही परेशान थे, कंफ्यूज थे, पर वो लोग इस बात से अनजान थे कि धुंध के बीच उनकी ओर कुछ बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है, जो कि उनकी जान भी ले सकता है। अचानक एक बारबेरियन को कुछ अजीब सा लगता है, मानो कोई उसे घूर रहा हो। तभी धुंध के अंदर से दो बड़ी बड़ी आंखें उसे घूरने लगती हैं और चुटकियों में ही एक पर्पल मैंटिस कहीं से आके उसे कंधे को घायल कर देता है। अब मिस्टी माउंटेन का हमला शुरू हो चुका था, क्योंकि कुछ चूहा पिंजरे में आके जो फंसा था। देखते ही देखते कई सारे सरपेंट सामने आते हैं और वो बारबेरियंस पे हमला करने लगते हैं। उनको वो काटने लगते हैं, उन पे अपना जहर चढ़ाने लगते हैं। मिस्टी माउंटेन का हमला उतने में नहीं रुकता। अब तो बैटलफील्ड में जायंट वाइल्ड बोर्स भी उतरने लगे थे और उनके सामने बारबेरियंस टिक नहीं पा रहे थे। हाँ, वो लोग पूरी ताकत लगा के जरूर लड़ रहे थे, पर सामने तो मिस्टी माउंटेन था ना, उनसे कहाँ कोई इजीली जीत सकता था। मिस्टी माउंटेन का पल्ला बढ़ने लगा था, क्योंकि मिस्ट से उनको कोई फर्क जो नहीं पड़ रहा था। पर बारबेरियंस अब प्रॉब्लम में पड़ने लगे थे, उनके मोरल्स अब धीरे धीरे गिरने लगे थे। ये बात बारबेरियन ट्राइब का शेमन अच्छी तरीके से समझ गई थी, इसीलिए तो वो सबको पीछे हटने को बोलने लगी थी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़्यू ने अब ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर चुका था और सबसे पहला काम वो अपने रूट से बारबेरियंस के रैम्पेट को तबाह कर दिया था। बहुत बढ़िया डिमोनिक ट्री, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये तुम्हारा रियल बॉडी नहीं है। मुझे तुम्हारे नकली बॉडी के साथ नहीं लड़ना है, ना ही उसके साथ कोई टाइम वेस्ट करना है। रुको, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। मेरे सबऑर्डिनेट्स यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे, बोल के बारबेरियन किंग अपने सबऑर्डिनेट्स को वहाँ छोड़ के खुद ज़्यू की मेन बॉडी की ओर छलांग मारता है। बारबेरियन किंग सच में बहुत पावरफुल था, जिसने अपने एक ही वार से मेस के एक ही स्ट्राइक से ज़्यू के रूट्स के चिथड़े उड़ा दिया था। वैसे वो द पायरोमेंसर और शामन भी बहुत पावरफुल थे और तीनों मिलके फ्यूचर में ज़्यू का सरदर्द बन सकते थे। इतना घमंड तुम लोगों को अपनी पावर पे? आओ फिर मेरे पास, डिस्पेयर क्या है मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बोल के ज़्यू डायमेंशन ऑफ मिस्ट को खोल देता है। बड़े बड़े मिस्टिक बीस्ट अब बाहर आने लगते हैं और बारबेरियंस पे हमला करने लगते हैं। उनमें से एक ऐसा मिस्टिक बीस्ट था जो कैंगरू बीस्ट का रूप लिया था और वही अब बारबेरियन किंग का ओपोनेंट बना था। दोनों अब जोरदार तरीके से लड़ने लगते हैं, पर बारबेरियन किंग मिस्टिक कैंगरू बीस्ट का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि ज़्यू अब 5th ट्रांसफर ऑर्डर में पहुंच चुका था। तो उसके मिस्टिक बीस्ट तेजी से ग्रो हो रहे थे और अब तो वो 4th ट्रांसफर ऑर्डर में भी पहुंच चुके थे। जहां बारबेरियन किंग को एक मिस्टिक बीस्ट से लड़ने के लिए मुश्किल हो रही थी, वहीं अब उसके सामने कई सारे मिस्टिक बीस्ट आके खड़े हो गए थे और उसे देख के हंस भी रहे थे। मिस्टिक बीस्ट फॉग से बने होते हैं, उनको जितना मारो वो मरने नहीं वाले हैं, क्योंकि वो कभी जिंदा थे ही नहीं। ये बात अब बारबेरियन किंग समझ चुका था, इसीलिए वो अपना नेक्स्ट चाल चलता है, अपने टोटम पावर को जागृत करता है। अगर मिस्टिक बीस्ट को मार नहीं सकते तो उन्हें वेपराइज जरूर कर सकते हैं, और इसी मकसद के लिए वो अपने टोटम पावर को राइज किया था, जिसकी वजह से कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट बारबेरियन किंग के पास समन हुए थे और मिस्टिक बीस्ट को वेपराइज करने लगे थे, उनको डिस्ट्रॉय करने लगे थे। दूसरी तरफ कई सारे बारबेरियंस मिस्टी माउंटेन के दूसरे बीस्ट के साथ लड़ने लगे थे, पर उनके सामने कोई मामूली बीस्ट तो नहीं थे। कुछ ऐसे बीस्ट थे जो कि मिस्टी माउंटेन के रैंक में गिने जाते थे। बारबेरियंस के आते ही विंडुल्फ्स उनको चीरने लगते हैं, फाड़ने लगते हैं।
काट काट के खून की नदियां निकालने लगते हैं। वहीं आइस सरपेंट भी मौजूद थी और अपने आइस ऑरा से वो कईयों को जमा के रख दी थी। तभी आइस सरपेंट को अचानक कहीं से कोई हमला कर देता है। हाफ मून स्लैश से आइस सरपेंट के आइस को कोई तोड़ने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि बार्बेरियन किंग का सबोर्डिनेट थी, सन मून शामन थी, जो कि आइस सरपेंट के फ्रिजिड फ्रॉस्ट सोल को भी रेजिस्ट कर रही थी। अपने सन और मून क्रैश से अपने आप को डिफेंड ही नहीं बल्कि आइस सरपेंट को परेशान भी करने लगी थी। लड़ाई में बार्बियंस भी शामिल हो चुके थे, पर वो मिस्टी माउंटेन से ही नहीं बल्कि अफ्रीका के दूसरे बेस से भी रेजिस्टेंस पा रहे थे। पर बार्बेरियन किंग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो तो इस बैटल को एंजॉय कर रहा था। उसके लिए बरसों का ब्लड लस्ट, उसकी खून की भूख पूरा जो हो रहा था। डीमनिक ट्री, तुम्हारी बॉडी में तो कई सारे ट्रेजर्स हैं। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा। तुम हमारे रेस के सेक्रेट ट्रेजर बनोगे, ट्रॉफी बनोगे। अब तुम्हें मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, बोल के बार्बेरियन किंग जोर जोर से हंसने लगता है और डीमनिक ट्री की ओर ही आगे बढ़ने लगता है। जियो भी बार्बेरियन किंग को फ्लाइंग लीफ ब्लेड से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर उन लीफ ब्लेड को बार्बेरियन किंग आराम से तोड़ मरोड़ रहा था और चीखते चिल्लाते वो जियो को अपने सामने बुला रहा था। डेस्टिनी, भाग्य कभी गलत नहीं होता। तुम्हारा मेरा डेस्टिनी एक दूसरे से लड़ने का ही है। तुम्हारे जैसे एग्जिस्टेंस को मार के मैं बहुत पावरफुल बनूंगा। मेरे ट्राइब में मेरा नाम सबसे ऊंचा हो जाएगा। बाहर आओ डीमनिक ट्री, बाहर आओ और मेरा सामना करो। बार्बेरियन किंग की ऐसी ललकार सुन जीव सच में उसके सामने आ जाता है। बहुत हिम्मत है तुम में, ताकत तो है, पर क्या दिमाग भी है? तुम्हें क्या मुझसे डर नहीं लग रहा है? बोल के जीव अपने ह्यूमनॉइड रूप में आता है। पर जब उसे लगता है कि बार्बेरियन किंग उसे डर नहीं रहा है, तब जीव एक मॉन्स्टरस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब जीव एक टाइटन जैसा लग रहा था, एक मॉन्स्टरस गोर्गन मेड्यूसा जैसा लग रहा था। और जीव का ऐसा रूप देख पहली बार बार्बेरियन किंग थोड़ा बहुत घबराया था। तुम मुझे अपना ट्रॉफी बनाना चाहते हो? तुम्हारी बातों से मुझे एक चीज तो जरूर पता चल गया है, हम लोग को एग्जिस्ट करके रह नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग हमें शांति से रहने नहीं दोगे। तुम लोगों को बस एक ही बात समझ में आती है और वो है ब्रूट फोर्स। सिर्फ तुम लोग ही ऐसे नहीं हो, तुम्हारा बार्बेरियन रेस, दूसरे इंसान और यहाँ तक कि दूसरे बीस्ट भी ऐसे ही हैं। वो ताकत की भाषा को ही समझते हैं। देख रहे हो ना उन लोगों को, उन बीस्ट को? वो लोग भी मुझे मारने के लिए ही यहाँ आए थे। मेरे एनर्जी को, मेरे स्पिरिचुअल पावर को वो लोग अब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ आए थे। अब वो लोग सजा भुगत रहे हैं। तुम्हारा भी हाल वैसा ही होगा। वैसे इस मामले में मैं और डार्कनेस एक जैसे ही हैं। सरवाइव करने के लिए हम किसी को भी मार सकते हैं, बोल के जीव बार्बेरियन किंग के अंदर अपना रूट घुसेड़ देता है। उसे खून की उल्टी करवाने लगता है। देखने से तो लग रहा था कि बार्बेरियन किंग अब हार चुका है, पर ऐसा हुआ नहीं होता है। बार्बेरियन किंग का अब भी एक ट्रम्प कार्ड बाकी था। ये बात खुद जीव भी महसूस कर चुका था। बार्बेरियन किंग एंशिएंट आदिवासियों के कबीले से था। उसके रगों में उनका खून दौड़ रहा था और वही ब्लड लाइन को बार्बेरियन किंग अवेकन करता है और डायरेक्ट बर्सर्क मोड में चला जाता है। अब फिर से जीव और बार्बेरियन किंग की लड़ाई चलती है और उनकी लड़ाई को स्पेस से कोई देख रहा होता है, उन पे नजरें गड़ाया होता है। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग बहुत पावरफुल था। वो इतना बड़ा था, इतना विशालकाय था कि उसका एक आंख ही पूरे धरती से 12 गुना बड़ा था। वो अननोन एंटिटी जीव को ही देख रहा होता है, उसके पावर लेवल को वो माप रहा होता है। ये मेरे जैसा ही है, पर पावर लेवल में ये इनसिग्निफिकेंट है। तो इसने हराया है मेरे सबऑर्डिनेट को, डार्कनेस इससे हार जाएगा? मैंने कभी नहीं सोचा था, बोल के वो अननोन फिगर, अननोन एंटिटी चुटकियों में ही वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। जियो अब बड़ा फेमस हो रहा था। अब तो वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से भी अटेंशन पा रहा था। पर जो फिगर अभी आया था वो क्या जियो का दुश्मन था, क्या दोस्त होने वाला था? ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला था। सीन शिफ्ट होता है बार्बेरियन किंग के पास, जो अब भी जियो के साथ लड़ रहा था और उसके लड़ने के अंदाज से अब वो जियो को भी इम्प्रेस कर चुका था। जियो तो अब उसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन भी मानने लगा था। यूं तो ऐसे ही वो काफी देर तक लड़ते हैं, पर बार्बेरियन किंग लड़ाई को खत्म करने के लिए अपना नेक्स्ट मूव चलता है। हाई एक्सप्लोसिव स्ट्राइक से वो जियो पे हमला कर देता है। ये मूव काफी पावरफुल था, क्योंकि उसके हर एक स्टांस से अटैक के कंटिन्यूअस वार से हाई प्रेशर जनरेट हो रहा था, जो कि किसी भी बीस्ट को तबाह करके रख सकता था, चकना चूर करके रख सकता था। पर ये तो जियो था जो कि आगे चल के वर्ल्ड ट्री बनने वाला था, इक्टरसिल बनने वाला था। क्या वो इतने छोटे मूव से हार जाता? बिल्कुल नहीं। ये है तुम्हारा सबसे पावरफुल मूव, इसे तो डॉच करने की भी जरूरत नहीं है, बोल के जियो बार्बेरियन किंग को और ज्यादा चिढ़ाने लगता है।
जिससे बारबेरियन किंग एनरेज हो जाता है और अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने मेस में अनलीश कर देता है। अब उसका मेस एक सिंपल वेपन नहीं था, अब तो उसका मेस एक जीता जागता मॉन्स्टर बन गया था जो कि मुंह खोल के जीव को खाने के लिए तुरंत झपट दिया था। पर मिनटों में ही जीव का वार खा के चकनाचूर भी हो गया था। बारबेरियन किंग का बस वेपन चकनाचूर नहीं हुआ था, खुद बारबेरियन किंग भी जीव का अटैक खा के दूर जाके गिरा था। वैसे जीव कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, ना ही वो अपने प्रीवियस लाइफ में कभी मार्शल आर्ट सीखा था, इसलिए मार्शल आर्ट में वो थोड़ा बहुत कच्चा था। पर फिर भी वो बारबेरियन किंग पे भारी पड़ रहा था। तुम्हें साफ नजर आ रहा है कि हम दोनों में कितना डिफरेंस है। तुम लाख कोशिश भी कर लो पर फिर भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम हार क्यों नहीं मान लेते? बोल के जैसे ही जीव अपना सवाल पूछता है, बारबेरियन किंग उसका आंसर देता है। बारबेरियन किंग के हिसाब से जीव एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था, जिससे लड़के उसे बहुत आनंद महसूस हो रहा था, खुशी महसूस हो रहा था। अगर लड़ते लड़ते बारबेरियन किंग मर भी जाए तब भी उसे कोई अफसोस नहीं होने वाला था। वैसे बारबेरियन किंग का ऐसे आंसर पाके जीव तो बहुत इम्प्रेस हुआ था। बारबेरियन किंग को वो एडमायर करने लगा था। मैं भी तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ और इस खुशी से मैं तुम्हें अपनी असली ताकत देखने की सुनहरा मौका देने वाला हूँ। देखो बारबेरियन किंग, ये है मेरा फुल पावर। बोल के जीव गुर्राने लगता है। उसके टेंटिकल्स जैसे ब्रांचेस चारों तरफ लहराने लगते हैं और एक भयानक ऑरा रिलीज करने लगते हैं। अब बारबेरियन किंग को समझ में आता है कि जीव कितना पावरफुल है। अब तो वो जीव के पावर लेवल को ओशन के साथ भी कंपेयर करने लगता है। जीव अटैक के मोड में अभी नहीं था, फिर भी वो इतना पावरफुल ऑरा रिलीज कर रहा था, इतना प्रेशर रिलीज कर रहा था, जिससे बारबेरियन किंग तो सहम सा गया था। जीव बारबेरियन किंग को अपने ब्रांचेस में जकड़ लेता है और थोड़ी देर के लिए तुम यहीं पे रुको बोल के अपने सर्पेंटाइन रूट्स को वो बैटलफील्ड की ओर भेजने लगता है। बैटलफील्ड जहां अफ्रीकन बीस्ट और मिस्टिक बीस्ट लड़ रहे थे और जीव के रूट्स वहां पहुंचते ही हाहाकार मचाने लगे थे। जीव के रूट्स वहां पहुंचते ही सारे बीस्ट को एक एक करके जकड़ने लगते हैं, सबको लाचार करने लगते हैं। सीन स्टार्ट होता है यूरोप से, यूरोप के एक कैथेड्रल से, जहाँ कैथेड्रल के सारे प्रीस्ट और उनके पोप जीव को एक प्रोजेक्शन में देख रहे थे। जीव अब अफ्रीका में था और अफ्रीका के दूसरे बीच से लड़ रहा था। ये बात अब चारों तरफ फैल चुका था और जीव की ऐसी ग्रोथ देख खुद पोप भी चिंता में पड़ चुका था। ये म्यूटेंट ट्री है, ये इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के अफ्रीका में कैसे पहुंच गया? ये तो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, पावरफुल बन रहा है। इसने अभी अभी डार्कनेस को हराया है, इसे अब हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बोल के जहाँ कैथेड्रल का पोप चिंता कर रहा था, वहीं 10 नेशन अलायंस में भी वही हाल हो रहा था। वहाँ का हेड प्रीस्ट भी मीलों दूर से म्यूटेंट ट्री की पावर को महसूस कर पा रहा था और ये उनके लिए चिंताजनक बात था। अगर कभी म्यूटेंट ट्री इंसानों के खिलाफ होने का सोच लिया तब इंसानों का क्या होगा, इस बात में तो अब डिबेट होना पक्का था। सीन शूट होता है अफ्रीका में, जहाँ अब आसपास के इलाके के ज्यादातर बीस्ट जो कभी जीव से लड़ना चाहते थे वो अब अपने घुटने टेक चुके थे। जीव के सामने सब सरेंडर कर चुके थे। इस नजारे से पैंडा बहुत खुश था और खुश हो भी क्यों ना, उसका मास्टर जीत जो गया था। वहीं बारबेरियन किंग अब भी जीव के चंगुल में कैद था। वो फ्री होने की लाख कोशिश कर रहा था पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। आखिरकार वो बेबस होकर हार मान लेता है और वो भी जीव के सामने घुटने टेक लेता है। तुम्हें मार के मुझे कोई फायदा नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बोल के जीव बारबेरियन किंग को डायमेंशन ऑफ लाइफ में कैद कर लेता है। उसका क्या करना है उसके बारे में वो फ्यूचर में सोचने वाला है। जीव बारबेरियन किंग के साथ बिजी था ही कि अचानक कहीं से एक जायंट बीस्ट आके मंकी किंग, वाइल्ड बोर और हनीपॉट बैजर पे अचानक हमला कर देता है। पर उनका कुछ वो बिगाड़ नहीं पाता है क्योंकि चुटकियों में वो बीस्ट तबाह जो हो जाता है। वैसे उस बीस्ट को तबाह करने वाला और कोई नहीं बल्कि डीमनिक बुल था, जो कि अब म्यूटेंट डीमन बुल हो चुका था। म्यूटेंट डीमन बुल अब इवॉल्व होके 4th ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच चुका था। उसके अब 4 सिंग थे जो मून को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मून की तरह ही शाइन भी कर रहे थे। अब म्यूटेंट डीमनिक बुल ग्रेविटी को 100 गुना कंट्रोल कर सकता था और मन मुताबिक ग्रेविटी को 0 भी कर सकता था। इवोल्यूशन की वजह से उसे एक एक्स्ट्रा स्किल भी मिला था। अब म्यूटेंट डीमनिक बुल ब्लैक होल खोल के अपने ऊपर होने वाले हर एक अटैक को उसके अंदर समा सकता था। वही म्यूटेंट डीमनिक बुल अभी अभी थंडर डायमेंशन से बाहर निकला था और आते ही वो सबसे पहला काम अपने कंपेनियंस को बचाया था। अफ्रीका के एक वाइल्ड बीस्ट को चुटकियों में ही खत्म कर दिया था और अपनी जिम्मेदारी निपटा के सीधा वो जीव के पास गया था, अपने मास्टर के पास गया था और उसे ग्रीट किया था। वाह, तुम काफी डेवलप हुए हो, पर इस बैटल में तुम बहुत लेट पहुंचे हो। अब तो बैटल खत्म भी हो चुका है। बोल के जीव डीमनिक बुल को चिढ़ाता है
पर वो ये भी जानता था कि इस बार डिमोनिक बुल का ब्रेक थ्रू काफी बढ़िया है, इसीलिए तो डिमोनिक बुल इतना पावरफुल बना है। वैसे जियो के पास काफी सारे बीस्ट जमा हो गए थे, ये अफ्रीका के बीस्ट जो जियो के सामने सरेंडर किए थे, इसलिए वो नाइनटेल फॉक्स को अपना नेक्स्ट कमांड देता है। कमांड की जो बीस्ट मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको वो डायमेंशन ऑफ अर्थ और डायमेंशन ऑफ लाइफ में ले जाए, उनको वहाँ वो ट्रेनिंग दे। इसी बीच जियो लोरियल ट्री के बारे में याद करता है, लोरियल ट्री जो मून पे उग रहा था। लोरियल ट्री भी अब फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच गया था। वैसे वो काफी जल्दी बड़ा हुआ था और बढ़े भी क्यों ना, मून पे वो अकेला ही सारे न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब कर रहा था। जियो लोरियल ट्री के बारे में सोच ही रहा था कि तभी गोल्डन आंट जियो के पास आता है और बैटलफील्ड की रिपोर्ट को जियो के सामने पेश करता है। रिपोर्ट के हिसाब से इस बैटल में मिस्टी माउंटेन का बस 10% लॉस हुआ था और उन 10% कैजुअलिटी को छोड़ के दूसरे बीस्ट बस थोड़ी बहुत ही घायल हुए थे, जो कि आराम से अपने आप को हील कर सकते थे और हील कर भी रहे थे। पर इस बैटल में मिस्टी माउंटेन 8 पावर हाउसेस को कैप्चर किया था। ये 8 बीस्ट फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर के होते हैं और फिलहाल के लिए मिस्टी माउंटेन के बंदी बन गए होते हैं, आइस सरपेंट के बर्फ में जमे होते हैं। रिपोर्ट सुन के जियो को थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि बैटलफील्ड में वो 8 पावर हाउसेस को डिटेक्ट नहीं किया था बल्कि 9 को किया था, मतलब नोवा बीस्ट आसपास से कहीं छिपा था। जियो तुरंत 9th बीस्ट को ढूंढने लगता है। सच में ये नोवा बीस्ट पास ही छिपा था, जो कि एक म्यूटेंट सोरिंग सरपेंट था, जो कि इतना जहरीला सांप था कि वो 5th ट्रांसन ऑर्डर के बीस्ट को भी पल भर में मार के रख सकता था, जिसका जहर किसी भी चीज को पिघला के रख सकता था। वही सांप अब जियो के चंगुल में फंस चुका था और फ्री होने के लिए तिलमिला रहा था। जियो बिना टाइम वेस्ट किए उस सांप को तुरंत डायमेंशन ऑफ लाइफ में फेंक देता है। उसके किस्से को अब जियो पेंडिंग रखता है। वही जियो गोल्डन आंट को लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बोतल्स देता है ताकि वो जाके दूसरे बीस्ट को दे सके, जिससे वो दूसरे बीस्ट को हील कर सके। अब जियो अपनी ओर ध्यान देता है, अपने कुछ स्किल्स को इवॉल्व करने के लिए सोचता है, अपग्रेड करने के लिए सोचता है, क्योंकि रिसेंट बैटल से वो काफी सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स पाया होता है, तो वो 10 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अपने फ्लाइंग लीफ ब्लेड को स्ट्रेंथन करता है, अपग्रेड करता है। अब फ्लाइंग ब्लेड स्काई स्प्लिटिंग फ्लाइंग ब्लेड बन गया था और अपने नाम के हिसाब से वो स्काई को स्प्लिट कर सकता था, वॉइड के गेट खोल सकता था, डायमेंशंस पार कर सकता था, और वो बस 1% पावर में ये सब कर पा रहा था। पता नहीं जब 100% पावर वो यूज करेगा तो ये स्काई स्प्लिटिंग फ्लाइंग ब्लेड क्या करेगा। सीन सीट होता है फ्रीडम फेडरेशन में, फ्रीडम फेडरेशन के स्काई सिटी में, जहां एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था और ये कॉन्फ्रेंस को मैग्नेटो द मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म स्पॉन्सर कर रहा था। उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए कई देशों के कई बड़े बड़े लोग आए थे और स्काई सिटी की टेक्नोलॉजी को देख के इम्प्रेस हुए थे। उसी बीच मैग्नेटो सबके सामने आता है और अपना सुझाव वो सबके सामने रखता है। डार्कनेस हार चुका है, पर उसके हारने के बाद हमें 18 ट्रांसेंट ह्यूमंस मिले हैं, जो कि आगे चल के हमारे नेशन की पावर को बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल के लिए तो वो 4th ट्रांसेंट ऑर्डर में है, पर आगे चल के वो 5th या 6th ट्रांसेंट में पहुंच जाएंगे और हमारे देश की रौनक बढ़ाएंगे, हमारे पावर लेवल को बढ़ाएंगे। पर ये मीटिंग हम उस चीज को डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाए हैं, हम ये मीटिंग बुलाए हैं ह्यूमंस की फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए, आगे चल के हमें क्या करना है उस बात को डिस्कस करने के लिए, और हाँ उसके साथ साथ म्यूटेंट बीस्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। मैग्नेटो की बातें खत्म हुई भी नहीं थी कि ईस्टर्न वेटिकन सिटी की साइंटिस्ट लिया उठ खड़ी होती है और अपनी सोच अपनी सुझाव सबके सामने रखने लगती है। हर शहर में इंसानों का ही राज है, अफ्रीका को ही देख लो, वहाँ बारबेरियंस का राज है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बीस्ट ने आतंक मचा रखा है, पर अगर ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो हम इंसान इतने कमजोर बिल्कुल नहीं हैं। हमें किसी बीस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सेंटस की बातों में हामी भरते हुए फ्रीडम फेडरेशन का एलन उठ खड़ा होता है। हाँ, सेंटस सही बोल रही है, हम इंसान इतने कमजोर नहीं हैं, पर कुछ नेशंस बहुत कमजोर हैं, जैसे कि एशिया को ही देख लो। वहाँ बीस्ट ने इतना आतंक मचा रखा है कि वहाँ के इंसान सांसें भी नहीं ले पा रहे हैं, है ना हुआशा किंगडम? क्या मैं गलत हूँ? बोल के एलन अब हुआशा किंगडम को टॉन्ट करने लगता है, चिढ़ाने लगता है।